अब हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन का, यानी कि औद्योगिकीकरण की बात की जाएगी, जो पृष्ठ संख्या 46 पर है। और मैं ये सारी बातें इसलिए करूंगा क्योंकि अभी जिस अध्याय में हम लोग हैं वो आप लोग के सामने दिख रहा है, जिसको हम लोगों ने पहले शुरू कर रखा है। अध्याय संख्या 5, जो आप लोगों को आपके क्लास 8 में एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ना है। और यह हिस्ट्री यानी कि इतिहास का एक पार्ट, एक खंड बनता है, जो कि इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज इन द 19th सेंचुरी की बात हम लोग को इस अध्याय में करनी है। और हम लोगों ने अपने ग्लोरियस पास्ट को भी देखा है, तो हम लोगों ने डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की भी बात की है। अब हम लोग बात करेंगे आवर इंडस्ट्रियलाइजेशन की, यानी कि हमारे देश के औद्योगिकीकरण की बात करेंगे, यानी कि हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस कब शुरू हुआ, कब इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हुई, और कैसे हमारा यह उद्योग, वस्त्र उद्योग जो है वो किसी समय में हमारे इकोनॉमी की यानी कि हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी, वो तोड़ दी गई अंग्रेजों के द्वारा। अब उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की, औद्योगिकीकरण की, जो पृष्ठ संख्या 46 से शुरू होकर आगे बढ़ता है। लिखा हुआ है, despite the reluctance of the British India making despite the reluctance of the British India making attempt to recover from these severe blow of the economy। हम लोगों ने देखा कि कैसे अंग्रेजों ने हमारे हैंडलूम को, हमारे टेक्सटाइल को, हमारे हैंडीक्राफ्ट को, हमारे अलग अलग कला के उद्योग को बर्बाद कर दिया, और अपने देश को मजबूत करने के लिए हमारे कला के उद्योग का इनपुट लिया और वहां से आउटपुट देकर भी हमारे देश में ही उस सामान को बेचा गया। हम लोगों ने मैनचेस्टर और इन सारे जगहों की भी बात की, तो वही कहा जा रहा है कि चाहे कितना भी अंग्रेजों ने भारतीयों का दमन किया, लेकिन भारत अपने इकोनॉमी को, अपने अर्थव्यवस्था को, अपने अर्थशास्त्र को मजबूत करने के लिए बार बार प्रयासरत रहा। आगे लिखा हुआ है, Indians slowly started organizing themselves along modern lines। अब जो भारतीय थे, जो अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित हो रहे थे, वो लोगों ने अपने आप को सुव्यवस्थित और एकत्रित और इकट्ठा करना शुरू किया आधुनिकता के साथ। The initiative was actually taken by the British in their own interest. Out later on, Indian businessmen and entrepreneur also started investing in factories। हालांकि ये सारी चीजें जो हैं, वो फैक्ट्री को स्टार्ट करना, कारखाना को स्टार्ट करना, नए नए व्यापार को स्टार्ट करना, ये अंग्रेजों ने भारत में शुरू की अपने हित के लिए। लेकिन बाद में इसमें भारतीय उद्योग कर्मी ने या फिर भारतीय उद्यमी ने भी इसमें अपना इन्वेस्टमेंट, अपना योगदान दिया, अपने आप को देखा कि हाँ, ये चीजें जो हैं, अगर इसमें हम लोग यानी कि हम भारतीय भी अगर आगे बढ़े, मालिकाना हक रखें, तो ये हमारे देश के लिए बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, हमारे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए और हमारे देश को सर्वाइव करने के लिए बेहतर होगा। Thus, अतः most of the profitable industries were established by British investors and the bulk of the profit was sent back to them by them to Britain। और यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्री को स्टार्ट करने की जो बात हुई, ये अधिकांशतः जो है ये अंग्रेजों के द्वारा हुआ, और इसका जो मुनाफा, जो लाभ हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, ये भी अंग्रेज देश यानी कि इंग्लैंड में जाता चला गया। बट द सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्री इन इंडिया वाज वेरी प्रॉफिटेबल फॉर देम। क्योंकि उन लोगों के लिए ये जो इंडिया में, जो भारत में जो उद्योग को सेट करने की जो प्रक्रिया थी, ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हुआ, लाभकारी हुआ। The machine age began in India when cotton, textile, jute and coal mining industries were started in 1850s। अगर हम लोग बात करें भारत में मशीन एज की, संयंत्र काल की, तो इसको माना जाता है कि जब 1850 में कॉटन, टेक्सटाइल, जूट और कोल माइनिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ, उसी समय भारत में मशीन एज की शुरुआत हुई। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वाज सेटअप इन बॉम्बे बाय कॉजी नानाभाई in 1853 and the first jute mill in 1855 in रिसरा, बंगाल। कहा जाता है कि भारत में पहला वस्त्र मिल जो है, वस्त्र कारखाना, टेक्सटाइल मिल जो है, वो बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा? तो इस व्यक्ति के द्वारा, कौजी नानाभाई के द्वारा। 1853 की बात है ये। और पहला जूट मिल जो है, जूट का कारखाना जो है, ये 1855
में स्थापित हुआ था, भारत के बंगाल के रिसरा में। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत के समय, such efforts made a small but steady progress, but it was considered to be a good beginning। अगर हम लोग बात करें 19वीं शताब्दी के अंत में, तो such efforts made a small, ऐसे जो प्रयास थे जो अलग अलग मिल शुरू करने के, वो थे तो छोटे, बट स्टीडी प्रोग्रेस, लेकिन निरंतरता के साथ, बट इट वॉज कंसिडर टू बी अ गुड बिगनिंग, माना गया कि अगर इसको हम निरंतर आगे बढ़ाएं तो ये हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, जिसका भविष्य जो है वो बेहतर हो सकता है। लिखा हुआ है, द सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट कॉटन मिल प्रॉम्प्टेड अदर टू एस्टेब्लिश न्यू मिल इन कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज लाइक नागपुर, अहमदाबाद, सोलापुर, ईटीसी। ये जो पहला मिल जो स्टार्ट हुआ कॉटन मिल, ये बाकी लोगों को जो नागपुर क्षेत्र के, अहमदाबाद, सोलापुर इत्यादि क्षेत्र के थे, जहां पर कॉटन से जुड़ा हुआ उद्योग बढ़ सकता था, वहां के लोगों को यह प्रोत्साहन दे गया कि ये लोग भी इस इंडस्ट्री को सेट करें और अपने इकोनॉमी को, अपने देश के इकोनॉमी को और अपने आप को आगे बढ़ाएं। फर्दर आगे बात करते हैं तो द स्वदेशी मूवमेंट दैट बिगेन इन बंगाल इन 1905 गेव अ flip to the industry and thereafter a large number of mill were started especially in Bengal। और जब 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, तो ये जो उद्योग जो भारतीयों के द्वारा भारत में स्थापित किए जा रहे थे, ये और ज्यादा उफान मार गया। और खासकर इसकी बात करें तो ये बंगाल में जो उस समय भारत के राष्ट्रवाद की राजधानी हुआ करती थी, या फिर कहें तो भारत के राष्ट्रवाद का केंद्र हुआ करता था, वहां पर ये जो स्वदेशी आंदोलन, इन सारे चीजों का जो प्रभाव पड़ा, यह उद्योग भी बहुत तेजी से उफन गया, बहुत तेजी से ग्रो कर गया, विकसित हो गया। इन 1882 1882 की बात है, देयर वेयर एज मेनी एज 20 जूट मिल्स, लगभग 20 जूट मिल्स जो हैं वो भारत में स्थापित थे या हुए। बाय 1901 द नंबर ऑफ जूट मिल एक्सीडेड टू 36। 1882 में 20 और 1901 आते आते 36 हो गए, यानी कि 16 और बढ़ गए। लिखा हुआ है, कोल माइनिंग वाज अनदर एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ब्रिटिश इन्वेस्टर। अब ये जूट की बात कर ली हम लोगों ने कॉटन की बात कर ली, हम लोगों ने टेक्सटाइल की बात कर ली। अब हम लोग एक और इंडस्ट्री की बात करेंगे, कोल माइनिंग की, यानी कि कोयला खादान वाला जो एरिया था, वो भी अंग्रेजों के लिए और अंग्रेज उद्योग कर्मी के लिए, उद्यमी के लिए एक और एरिया था, जहां पर वो इन्वेस्ट करना चाहते थे, इन्वेस्ट करते थे, इन्वेस्ट कर रहे थे। इंडिया वाज रिच इन कोल एंड देयर वाज अबंडेंट रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब ये कोल की बात इसलिए आती है क्योंकि कोल जो है वो भारत में प्रचुर मात्रा में था, कोयला प्रचुर मात्रा में था, और खासकर ये जो मिनरल हैं ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं। बाय 1906 1906 की बात करें तो नियरली 1 लाख पीपल वेयर एम्प्लॉयड इन द कोल माइनिंग इंडस्ट्री, लगभग 1 लाख लोग जो हैं वो कोल माइनिंग इंडस्ट्री में रोजगार प्राप्त किए, या फिर कहें तो उसमें कार्यरत हुए। एज इंडिया हैड साइजेबल डिपॉजिट ऑफ आयरन इन द विसिनिटी ऑफ कोल सीम, द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगैन शोइंग साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और जैसा यह भी कहा जाता है, यह भी माना जाता है और यह भी सत्य है, तथ्य है कि भारत के पास आयरन डिपॉजिट वगैरह भी है, आयरन वगैरह की भी जो मात्रा है भारत में वो लगभग अच्छे मात्रा में है, और कोयला के बगल में, कोयला खादानों के बगल में, इसके कारण से इंडिया का इस्पात और जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, यह भी लौ और इस्पात इंडस्ट्री जो है, उद्योग जो है, यह भी तेजी से ग्रो करता चला गया, कोयला उद्योग के साथ साथ, कोल इंडस्ट्री के साथ साथ। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टेब्लिश्ड एट जमशेदपुर इन 1907 बाय जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना तत्कालीन जमशेदपुर में हुई, जो अभी भारत देश के झारखंड राज्य का एक हिस्सा है, एक जिला है, और यह बात हम लोग 1907 की कर रहे हैं। यही है जमशेदजी टाटा, इस चित्र में जो दिख रहे हैं यही है जमशेदजी टाटा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ स्टील लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस हैवी इंडस्ट्री विच टिल देन हैड रिसीव्ड नो अटेंशन फ्रॉम द ब्रिटिश। अब ये जो लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ स्टील, जो स्थानीय
स्थानीय जगह पर जो प्रचुर मात्रा में या फिर एक अच्छे खासे मात्रा में जो स्टील जो था वो किस चीज को डेवलप करने का बड़ा आधार बन गया, तो जो हेवी इंडस्ट्री थे उन सारे चीजों के लिए, जो बड़े उद्योग थे, उन भारी उद्योग थे, उन सारे चीजों के लिए ये एक बहुत बड़ा आधार बन गया, जिस पर अभी तक अंग्रेजों का नजर नहीं पड़ा था, जो जमशेदजी टाटा ने 1907 में जमशेदपुर में एस्टेब्लिश किया था। लिखा हुआ है इन द लास्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, अगर हम लोग बात करें 19वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ की, यानी कि 50 साल बाद की, तो लिखा हुआ है इंडिया इनकम फेल बाय 50%, इंडिया का जो आय है वो 50% गिरा। आगे बात करते हैं इन 190 ईयर्स प्रायर टू इंडिपेंडेंस, अपने स्वतंत्रता के 1947 से 190 साल पहले चले तो द इंडियन इकोनॉमी वाज लिटरली स्टैग्नेंट, भारत का जो अर्थव्यवस्था था वो अगर वास्तविक रूप से देखें तो वो स्थिर था, एक्सपीरियंस जीरो ग्रोथ, लगभग जीरो ग्रोथ था, यानी कि स्थिर था, मतलब जहां का तहां था। और ये सारी बातें जो है ये माइक डेविस लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट के द्वारा कहा गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोग को इस अध्याय में पढ़ना है। हम लोग को लॉर्ड कर्जन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में भी कुछ उनके विचार को पढ़ना है, हम लोग को केस स्टडी भी टेक्सटाइल के बारे में देखना है, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग को अभी इस अध्याय में देखना बाकी है। लेकिन इन सारे चीजों को देखने के लिए, इन सारे चीजों पर बात करने के लिए आपको आना होगा अगली कक्षा में। हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।